Uh, Hello everyone, this is Sabah the side, and I think we have already done class 10 chapter federalism. I mean, part 1, part 2, we have already done. That means like two, 3 pages we have done. Now, the third page, third topic which is here is what makes India a federal country. ओके इंडिया को फेडरल कंट्री हम कैसे मानते हैं। तो जो पहला पैरा है देखो अच्छे से, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमने देखा था श्रीलंका एंड बेल्जियम को देखा, हमने देखा कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ बहुत तरह के मज़हब के लोग, तरह तरह के लैंग्वेज के लोग रहते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं डाइवर्सिटी है। तो हमने अभी यहाँ देखा कि श्रीलंका और बेल्जियम में किस तरह से डाइवर्सिटी को मैनेज किया गया था। तो वहाँ पे तो उतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितना इंडिया में है। इंडिया में क्या है, इसमें क्या है, व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इट्स गेटिंग ब्लड आई गेस, नो, एक मिनट, क्यों इतना ब्लड हो जाता है ये। हाँ, जो बहुत वास्ट कंट्री इंडिया में है, यहाँ पे तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग तरह के रीजन्स हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं, है ना। तो वैसी जगह पे किस तरह का पावर शेयरिंग होनी चाहिए, किस तरह से पावर को डिवाइड किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने तुमसे कहा कि एक आदमी बैठ के पूरे हिंदुस्तान के लोगों के बारे में फ़ैसला नहीं कर सकता, क्योंकि उसे क्या पता होगा कि तुम्हारे स्टेट में क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये चीज़ तो वहाँ का ही जो नीचे वाला सीएम है वो उनको पता, एक आदमी को पता सकता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया का कोई ना कोई इंचार्ज होना पड़ेगा, और इंचार्ज बनाने के लिए उसको पावर देने पड़ेंगे, है ना। चलो हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं। इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बहुत ही पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद हुआ, बहुत तकलीफदेह मंजर था वो जब पार्टीशन हुआ। और इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट जो थे कंट्री का पार्ट बन गए। अब प्रिंसली स्टेट क्या थे? प्रिंसली स्टेट ये थे, दो, इंडिया जब अंग्रेज़ों की ग़ुलाम हुआ करती थी ना, तो दो तरह के स्टेट होते थे। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि प्रिंसेस वहाँ पे राजा, मतलब राजा वाजा जो लोग थे ना वहाँ के राजा, अभी भी वहाँ पे राजा वाला सिस्टम था। बाकी वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जिन्होंने ब्रिटिश ने पूरे तरीके से कब्जा कर रखा था। प्रिंसली स्टेट के जो राजा होते थे, एक तरीके से कहने को वो था कि वो अपने राजा हैं अपनी जगह के, और अपनी उनकी राजा की पोजीशन मेंटेन थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जाहिर है ब्रिटिशर्स की हाँ में हाँ मिलाई थी, इसी वजह से वो राजा बने हुए थे। तो जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो वो सारे प्रिंसली स्टेट जो थे उन्होंने अपने आप को कहा कि हम इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं, इंडिया कंट्री का हम पार्ट बनेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अगर जिन बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ रखी है उनको कुछ इस बात का अंदाज़ा होगा कि पहले हर स्टेट जो था, हर जहाँ का एक राजा हुआ करता था, और आपस में लड़ भिड़ के मर मुरा के ये लोग छुट्टी कर देते थे। और जिसकी वजह से क्या होता था, बाहर वाले लोग जो इन्वेडर्स हुआ करते थे, दैट वाज वेरी इजी फॉर देम टू अटैक आवर कंट्री एंड हैव कंट्रोल ओवर अस। एंड द रीज़न वाज देयर वाज अ लैक ऑफ यूनिटी। हमारे बीच में एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, है ना। हम एक दूसरे से रहते नहीं थे। हमें लगता अच्छा इसको मार पड़ी ना, अच्छा है, तो हमें सॉरी, एक तरीके से हमें अपने भड़ास को निकालने की ना हमें मौका मिल जाया करता था, और इसीलिए हम बहुत आसानी से एक दूसरे पर अटैक होने पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा करता था। और जिसकी वजह से तुम लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, एंग्लो मराठा, एंग्लो कर्नाटक, बहुत सारे हैं, हम उनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सब तुम्हें हम प्रिंसली स्टेट का कॉन्सेप्ट बता रहे थे। तो जो प्रिंसली स्टेट जो हुआ करते थे, जाहिर अपने अपनी जगह के राजा होते थे। अब जब राजाओं को ये कहा जा रहा है कि अब यूनियन है, यूनियन मतलब हम सब एक हैं, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि इंडिया ग्रुप ऑफ स्टेट है। इसमें किसी भी स्टेट को इस बात की आज़ादी नहीं है कि वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर सके। आज़ाद का मतलब ये है कि उसे हमेशा इंडिया का पार्ट ही रहना है। इंडिया से अलग वो अलग अपना कोई देश नहीं बना सकता, ठीक है। तो वो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का कहीं इस्तेमाल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, प्रैक्टिस जो है, वो फेडरेशन ही फॉलो होती है। इंडिया एज ए यूनिट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म ओनली, क्योंकि हमारे यहाँ पावर शेयरिंग है, हमारे यहाँ पावर का बंटवारा है, एक आदमी के हाथ में सारा पावर नहीं है। अब चलो हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में क्या 7 फीचर्स हैं फेडरलिज्म के जो हमें मिलता है। जैसे पहले शुरुआत में क्या होता था ना, सिर्फ 2 तरह की गवर्नमेंट हुआ करती थी। यूनियन गवर्नमेंट थी जो दिल्ली में बैठा करती थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही होती है, जिसको जो मेन सेंटर में बैठती थी, जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती थी। और दूसरी हुआ करती थी स्टेट गवर्नमेंट, जो हर एक स्टेट में हुआ करती थी। बाद में पंचायत
पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ का एडिशन हुआ जिसको थर्ड टीयर बोला जाता है। तीसरा है पंचायत वगैरह गाँव की बातों के साथ जो उनके छोटे लोकल एरियाज़ के जो प्रॉब्लम होते थे उनको सॉल्व करने के लिए पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ को भी कुछ अधिकार दिए गए, तो इसलिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 3 लेवल पे हो गया। अब तीनों जो टीयर्स हैं या तीनों टीयर्स कहो या तीनों लेवल्स कहो, उनके अपने अपने एरियाज़ हैं, उनके ज़ाती मामले में कोई दूसरा दखलंदाजी नहीं कर सकता। अब कैसे इस चीज़ को मेंटेन रखें भाई? अगर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कहीं लिखना होता है ना कि भाई देखो इन सब मामलों में तुम बना सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब मामलों में वो बना सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब मामलों में कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, ठीक है। तो अब जैसे पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट 3 तरह की लिस्ट है। अब लिस्ट सोचोगे तुम क्या होता है? देखो लिस्ट क्या होता है, जैसे तुम्हारी मम्मी बना के देती है, देखो ऐसा है तुम्हारा काम है कि तुम अपने कमरे को साफ़ सफाई करोगे, ये करोगे वो करोगे, तुम्हारा ये काम है कि तुम कबर्ड्स को अरेंज करोगी, पापा का काम है कि बाहर वाला काम करेंगे, और मेरा सिर्फ काम होगा कि मैं किचन का काम करूँगी। तो कुछ काम को हमने बांटा है और उन काम को अगर हमने लिख दिया कहीं तो हम कहते हैं ये लिस्ट है, लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब लिखित है, लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से 3 एरियाज़ में कुछ सब्जेक्ट को, कुछ टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया गया, जो है एक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। सवाल बनते हैं, बहुत सवाल बनते हैं इससे। ये भी आ सकते हैं क्या फीचर्स हैं फेडरलिज्म के इंडिया में, क्या क्या पाए जाते हैं। तो पहला तो यही था कि 3 लेवल में रिवीजन किया गया है पावर का। यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को रखा गया है जैसे डिफेंस है, जैसे फॉरेन अफेयर्स है, जैसे बैंकिंग है, जैसे करेंसी है। ये सारी चीज़ें इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड की गई हैं क्योंकि इसमें हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, एक जैसी पॉलिसी चाहिए। अभी मैं समझाती हूँ, परेशान मत होना, ठीक है। और इन सब लिस्ट जो ये टॉपिक्स हैं, इससे सब्जेक्ट्स हैं, इस सब्जेक्ट को खाली यूनियन गवर्नमेंट यानी प्रधानमंत्री और उनके जो कैबिनेट्स हैं वही इनमें कानून बना सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा वाले मिलके। ये जो तुम्हारे विधानसभा विधान परिषद हर स्टेट में होते हैं, लोकसभा राज्यसभा जो होते हैं वो सेंटर के होते हैं, सिर्फ वही कानून इसमें बना सकते हैं जो कि यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन्ड है। अब बात समझो, फॉरेन अफेयर्स। अब मान लो बाहरी वाले कंट्रीज, अब हम कहते हैं पाकिस्तान फॉर एग्जांपल डिक्लेयर्ड एनिमी है, हम कहते हैं हमारा पाकिस्तानी से बस हर बात पे हम पाकिस्तान को इंक्लूड करते हैं कि भाई पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है। अब अगर गुजरात वाले या राजस्थान वाले या हिमाचल प्रदेश वाले कहें कि भाई हम तो करीब में हैं पाकिस्तान के, हम उनसे तो अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हमें तो अच्छा सामान मिल जाता है, वहाँ से हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम अंदर कर लेते, हमारा तो फ़ायदा है, हम क्यों भाई लड़ाई उनसे, हमें नहीं लड़ना, हम नहीं कहते इनको ख़राब। पर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम अपनी पॉलिसी चलाओगे, अपने फॉरेन अफेयर्स, बाहर वालों के साथ कैसे टर्म्स रखने हैं, जैसे अगर हमारे घर में, हमारे कॉलोनी में 10 घर हैं और 10 घर में एक घर से पापा ने कह दिया इनके घर से हमें ताल्लुकात नहीं रखने हैं, तो आप नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप रखेंगे तो आपका घर टूटेगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक उसी तरीके से फॉरेन अफेयर्स ऐसा मामला है जो सेंटर है तुम्हारे घर का, फादर वो डिसाइड करेगा, यानी जो मेन सेंटर गवर्नमेंट जो पूरी दुनिया की, पूरी इंडिया के लिए जो पॉलिसी बनाती है, दुनिया के लिए नहीं सॉरी, इंडिया के लिए, वही फैसला करेगा कि हमें किसके साथ किस तरह के फॉरेन अफेयर्स रखने हैं, कैसा तरीका रखना है, हमें कहाँ जाना है, किस कंट्री के साथ जाना है, क्या ट्रेड करना है, किससे क्या बिजनेस करना है। हर कोई इंडिविजुअल स्टेट अपना अपना नहीं चला सकता, क्योंकि अगर हर आदमी अपना अपना चलाएगा, हर स्टेट अपना अपना चलाएगा, जिस तरीके से परिवार बिखर जाता है उस तरीके से कंट्रीज़ भी जो होंगी वो टूट जाएंगी। जो यूनियन है हमारा वो हमारा टूट जाएगा। इसलिए इस बात की इजाज़त नहीं रखी गई है कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मान लो अगर राजस्थान में घुस के कोई आ गया या गुजरात में घुस के आ गया तो वो स्टेट का मामला नहीं है, क्योंकि वो कंट्री, क्योंकि इंडिया जो है वो हर स्टेट के मिल के बना हुआ है। तो बात अगर किसी कंट्री की डिफेंस, किसी स्टेट की डिफेंस की आएगी तो सारी कंट्री एक हो जाएगी और फिर वो इंडिया के लिए थ्रेट माना जाएगा। तो डिफेंस का मामला यूनियन के हाथ में दिया गया है। बैंकिंग है, करेंसी है, करेंसी पे जैसे भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ऐसा थोड़ी ना हुआ था कि दिल्ली में मोदी ने बोला है तो खाली, मोदी जी ने बोला है तो खाली दिल्ली में ही करेंसी चेंज होगी, नहीं, पूरे ऑल ओवर, क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मिटी है। वो ऐसी बात है जिसमें सारे लोगों को एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि एक यूनिफॉर्म, एक जैसी चीज़ें हो सके पूरे कंट्री में। वो चीज़ें हमारी यूनियन में आती है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार खाली यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में जो लोकल इंपॉर्टेंस है, उस स्टेट की जो ज़रूरियात हैं, चीज़ें लोकल हैं, जैसे वहाँ की पुलिस है,
जैसे वहाँ की ट्रेड है, जैसे वहाँ का बिजनेस है, वहाँ का खेती बाड़ी है, इरिगेशन है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट इसमें अकेले वही कानून बनाती है और इन सारे सब्जेक्ट को हम स्टेट लिस्ट में कहते हैं आते हैं। फिर आती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों लोग यूनियन और स्टेट मिलके कानून बनाते हैं। जैसे एजुकेशन है तो सीबीएसई बोर्ड भी होता है, स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं। सीबीएसई दिल्ली का बोर्ड है, सेंट्रल का बोर्ड है, और एजुकेशन का बोर्ड, क्योंकि अगर एजुकेशन ऐसा मामला है कि जिसमें यूनियन को एफर्ट करना पड़ता है, पूरी कंट्री का मामला भी है वो, और उस स्टेट का ही मामला भी हो सकता है। वहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब कोई लोकल लैंग्वेज है जिसको सिखाने के लिए स्कूलों में कंपलसरी हो सकता है, कहीं वो लैंग्वेज नहीं होती है तो वो स्टेट डिसाइड करेगा इस लैंग्वेज को कोर्स में रखना है, करिकुलम में रखना है कि नहीं रखना। सारी लैंग्वेजेस तो हम नहीं रख सकते ना अपने करिकुलम में, तो ये सब चीज़ें डिसाइड तो स्टेट भी कर सकता है, यूनियन भी बता सकता है कि भाई इस पैटर्न पे आप लोग चलाइए, है ना। तो ये जो कानून होते हैं तो उसमें दोनों की होती है, और मान लो इन दोनों में अगर कोई बहस होती है सब्जेक्ट ऑफ यूनियन और स्टेट के बीच में, तो उस मामले में आपका जो यूनियन जो कहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेती है, वो उस चीज़ को मतलब वो करते हैं, सुना जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ज़्यादा मानी जाती है अगर इन दोनों के बीच में कभी क्लैशेस हो जाते हैं। और कुछ लिस्ट हैं जो इन अभी जो बाद में नई नई चीज़ें कुछ हो गई, जैसे 5G आ गया, अब ये किसके अंडर में आएगा, कौन सी लिस्ट में रखा जाएगा। तो एक रेसिडुरी, ये बची हुई लिस्ट में कुछ चीज़ें रखी गई हैं जिनको रेसिडुरी लिस्ट के अंदर रखते हैं उन चीज़ों को, और उस लिस्ट के अंडर में यूनियन गवर्नमेंट ही उनके बारे में कानून बनाती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पहले बन गया था, उसमें जो जो सब चीज़ें थी सब्जेक्ट लिख दिए गए थे, फिर बाद में भी नए नए तरीके के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिसको हम लिखते हैं। तो एक रेसिडुरी लिस्ट भी है जिसमें हम जो वो चीज़ें लिखते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। तो ये 3 लिस्ट हैं और ये तीनों लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगी आप ये तीनों लिस्ट पढ़ें और भी जगह से सर्च करें। तीनों लिस्ट हैं कितनी आपकी 90+ आपकी यूनियन लिस्ट में आते हैं, 66 से करीब स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट आते हैं, एंड 44 to 47 के अराउंड आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स आते हैं। एग्जैक्ट नंबर पता करो अपना, देखो कहाँ से मिलता है, गूगल करो, कहीं से देखो और मुझे बताओ, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद ढूंढें और पढ़ें ज़रा कि उस लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इन तीनों लिस्ट से कोई सवाल हो तो मुझे बताओ, और मैं बाकी के फीचर्स जो हैं, या कहो तो मैं करा दूँ, या मुझे लगता है पहले इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, खुदा हाफिज़।